साथियों नमस्कार, मैं आपका हिंदी अध्यापक आज आपको हिंदी विषय में एक कक्षा 9th पुस्तक क्षितिज का पाठ बच्चे काम पर जा रहे हैं के बारे में पढ़ाऊंगा और समझाऊंगा। कोशिश करूंगा कि यह पाठ आपको समझ में आए। प्रारंभ करते हैं। तो पहले हम पोयम जो कविता है वह पढ़ते हैं। लिखा है, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह है। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए था इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारी इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे, घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि सारी चीज़ें हस्ब मामूल हैं। पर दुनिया की हज़ारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यह पाठ राजेश जोशी जी द्वारा लिखा हुआ है। पहले हम राजेश जोशी जी के बारे में समझेंगे कि वह कौन थे, उनका जीवन परिचय क्या था, फिर हम इस पाठ के सारांश को समझेंगे। प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले राजेश जोशी। राजेश जोशी जी का जन्म सन 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ ज़िले में हुआ था। कहाँ हुआ था बेटा बच्चों? राजेश जोशी का जन्म 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ ज़िले में। उन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता शुरू की। कुछ सालों तक अध्यापन किया। राजेश जोशी ने कविताओं के अलावा कहानियाँ, नाटक, लेख और टिप्पणियाँ भी लिखीं। साथ ही उन्होंने कुछ नाट्य रूपांतरण भी किए। कुछ लघु फिल्मों के लिए पटकथा लिखने का कार्य भी किया। उन्होंने भर्तृहरि की कविताओं का अनुरचना, भूमि का कल्पतरु यह भी एवं मायकोवस्की की कविता का अनुवाद पतलून पहिना बादल नाम से भी किया। कई भारतीयों की साथ साथ अंग्रेजी, रूसी, जर्मन में भी राजेश की कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हैं। राजेश जोशी के प्रमुख काव्य संग्रह हैं एक दिन बोल पड़ेंगे, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, दो पंक्तियों के बीच। उन्हें माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। राजेश जोशी कविताएं गहरे सामाजिक अभिप्राय वाली होती हैं। वे जीवन के संकट में गहरी आस्था को उभारती हैं। उनकी कविताओं में स्थानीय बोली, वाणी, मिजाज और मौसम सभी कुछ व्याप्त है। उनकी काव्यलोक में आत्मीयता और लयात्मकता भी है तथा मनुष्यता को बचाए रखने का एक निरंतर संघर्ष भी है। दुनिया के नष्ट होने का खतरा राजेश जोशी को जितना प्रबल दिखाई देता है, उतना ही वे जीवन की संभावनाओं की खोज के लिए बेचैन दिखाई देते हैं। प्रस्तुत कविता में बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त हुई है। कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित हैं। आगे पढ़ते हैं बेटा। अब हम पढ़ते हैं कविता के सारांश को समझते हैं। लिखा है, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। कोहरा बेटा, कोहरा सर्दियों में पड़ता है। उस सर्दी में, जिस सर्दी में हम लोग रजाई में छुपे रहते हैं, सुबह निकलने की कोशिश नहीं करते, उस सर्दी में, जिस सर्दी में कोहरा चारों ओर छाया रहता है, ठंडी ठंडी सड़क होती है, उस सड़क पर भी कोहरा छाया होता है, चारों ओर का वातावरण ठंडा होता है, परंतु जिस ठंडी सड़क पे, जिस ठंड के मौसम में बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, लेखक कह रहा है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं और सुबह सुबह जा रहे हैं, बच्चे काम पर जा रहे हैं।
अर्थात शायद बच्चों की बहुत ज़्यादा मजबूरी रही होगी कि उन्हें रोजी रोटी के लिए काम पर जाना पड़ रहा है। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति यह है, भयानक है, इसको विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए था इस सवाल की तरह कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। लेखक कहता है कि यह कितना भयानक है कि लोग इसे साधारण भाषा में, उदासीनता की भाषा में ऐसा कह देते हैं कि बच्चे देखो बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो वो ऐसा क्यों कह देते हैं? लेखक चाहता है कि इसे साधारण भाषा में ना कहा जाए कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, क्योंकि यह समाज की विसंगति है। इसलिए विसंगति है कि जिस समय जिन बच्चों को स्कूल जाना चाहिए वो बच्चे स्कूल ना जाकर काम पर जा रहे हैं। तो लोगों को समझना चाहिए, लोगों को सवाल पूछना चाहिए कि बच्चे आखिर काम पर क्यों जा रहे हैं। क्यों जब लोग सवाल पूछेंगे तो हो सकता है इस बात का निर्णय निकल आए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। इसलिए बच्चों का काम पर जाना सवाल होना चाहिए, ना कि विवरण की तरह से लिखा जाना चाहिए। आगे लिखा हुआ है कि क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए सारे खिलौने? क्या भूकंप में ढह गई हैं सारी मदरसे की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे, घरों के आंगन खत्म हो गए एकाएक? मतलब लेखक जानना चाहता है कि दुनिया के सारे खेल के खिलौने जितने हैं क्या वो सब समाप्त हो गए, इस वजह से बच्चे काम पर जा रहे हैं? मतलब वो खेल नहीं रहे हैं? क्या उन खिलौनों को आकाश में फेंक दिया है? क्या जो किताबें हैं उनको दीमकों ने खा लिया है, समाप्त हो गई सारी किताबें दुनिया से? क्या या जितने खिलौने हैं सब पहाड़ के नीचे दब गए हैं? ऐसा क्या हुआ है कि बच्चे ना वो खेल रहे हैं, ना पढ़ रहे हैं, ना ही खिलौने से का मनोरंजन का फ़ायदा उठा रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं, बल्कि वो काम पर जा रहे हैं? ऐसा क्या हुआ? क्या किसी भूकंप में ढह गई सारी मदरसों की इमारतें? मदरसे यानी विद्यालय, तो क्या विद्यालय इमारतें सब समाप्त हो गए, भूकंप में ढह चुके हैं? क्या मैदान, बगीचे, घर आंगन ये सब समाप्त हो गए हैं? इस वजह से बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। अगर इतना सब होने के बाद भी बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है तो यह समाज के लिए विसंगति है। इसलिए समाज को प्रश्न पूछना चाहिए और उनके काम पर जाने का निवारण ढूंढना चाहिए कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। आगे लिखा है, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? अगर बच्चे काम पर जा रहे हैं और इस समाज के होते हुए बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है तो यह दुनिया फिर रहने लायक नहीं है। कितना भयानक होता अगर, भयानक है इससे भी ज़्यादा कि ये सारी चीज़ें हस्ब मामूल हैं। हस्ब मामूल का मतलब होता है वस्तुओं का होना। मतलब लेखक कहता है कि ये सब कुछ है, भयानक तो ये है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं और ये सब चीज़ें, खिलौने, मैदान, स्कूल, विद्यालय, सब कुछ मौजूद है। इतना सब होने के बाद भी बच्चे इनका प्रयोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि काम पर जा रहे हैं। दुनिया की हज़ारों सड़कों से गुजरते हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। अर्थात लेखक ये कहना चाहता है कि सब चीज़ें मौजूद हैं, खिलौने मौजूद हैं, स्कूल मौजूद है, रंग बिरंगी किताबें मौजूद है, परंतु बच्चों की मजबूरी है कि उन्हें अपने माता पिता के काम में हाथ बटाना पड़ता है, उन्हें अपना घर चलाना पड़ता है, रोजी रोटी के लिए काम करना पड़ता है। इसलिए बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो ये अगर बच्चे इतना सब होने के बाद काम पर जा रहे हैं तो ये भयानक है। क्यों भयानक है? क्योंकि इससे देश का जो भविष्य है वह बिगड़ रहा है। ये जो बच्चे काम पर जा रहे हैं ये अपना जीवन सुधार नहीं पाएंगे। जब ये अपना जीवन नहीं सुधार पाएंगे तो इनकी आने वाली पीढ़ी भी इनका जीवन नहीं सुधरेगा, पूरा देश का भविष्य खराब हो जाएगा। इसलिए बच्चों का काम पर जाना अत्यंत भयानक है। परंतु मनुष्य क्या है? उदासीन हो गया है। उदासीन का मतलब समझते हो? उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। लेखक का कहना है कि बच्चों के काम पर जाना भयानक त्रासदी है, इसे रोकें, उनसे पूछें कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, उनकी मदद करें, कोशिश करें कि बच्चे काम पर ना जाएं। तो बेटा इस तरीके से पाठ जो है इसका अर्थ समाप्त हुआ। आगे इसके प्रश्नोत्तर हैं, इस प्रश्नों के उत्तर मैं आपको समझा दे रहा हूँ, देखते हैं।
विद्यार्थियों, पहला प्रश्न है, कविता की पहली 2 पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने से आपके मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है लिखकर व्यक्त कीजिए। कविता की जो पहली 2 पंक्ति हैं वह है कि कोहरे से ढकी सड़कें और बच्चे काम पर जा रहे हैं। यानी कि इस पंक्ति को पढ़कर आपके मन में क्या प्रश्न आया। तो आगे इसमें लिखा हुआ है कि कविता की पहली 2 पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने से बाल मजदूरी का चित्र उभरता है। यानी कि लेखक ने बताया है कि अगर बच्चे काम पर जा रहे हैं तो ये छोटे छोटे बच्चे जो काम पर जा रहे हैं यह बाल मजदूर है। तो इस पहली 2 पंक्तियों को पढ़ने पर मन में विचार आता है, बाल मजदूरी का चित्र उभरता है। बच्चों के प्रति चिंता और करुणा का भाव उमड़ता है। छोटी सी उम्र में इन्हें अपना परिवार का पेट भरने के लिए ना चाहते हुए भी बच्चों को इतनी ठंड में सुबह सुबह काम पर जाना पड़ रहा है। आगे है अगला प्रश्न, कवि का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की भयानक बात को विवरण की तरह ना लिखकर सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। कवि की दृष्टि में उसे प्रश्न के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए। तो देखें आगे इसका आंसर लिखा है कि बच्चों की इस स्थिति का जिम्मेदार समाज है। कवि द्वारा विवरण मात्र देकर उनकी ज़रूरी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं की जा सकती। मतलब अगर आपने केवल इतना कह दिया कि बच्चे काम पर जा रहे हैं तो इससे उनकी बच्चों की ज़रूरतों की पूर्ति नहीं हो सकती। इसके लिए समाज को इस समस्या से जागरूक करने के लिए ठोस समाधान ढूंढने की बात को प्रश्न के रूप में पूछा जाना चाहिए, यही उचित होगा। लोगों को बैठ कर विचार विमर्श कर इस समस्या का उचित समाधान करना होगा। इस समस्या का समाधान करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वह उस समाज में रह रहा है जहाँ उसके बच्चे पल बढ़ रहे हैं और उन बच्चों को भी देख रहा है जो बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो क्या हम उन बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकते? तो इसके लिए हमें विचार विमर्श करना चाहिए और बच्चों को काम पर जाने से रोकना चाहिए। अगला प्रश्न है, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं? तो इसका उत्तर है, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चों के वंचित रहने का मुख्य कारण सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक मजबूरी है। आर्थिक मजबूरी मतलब उनकी गरीबी है। समाज के गरीब तबके के बच्चों को ना चाहते हुए भी अपने माता पिता के साथ हाथ बटाना पड़ता है। यहाँ जीविका के लिए इतनी मेहनत करनी पड़े तब सुख सुविधाओं की कल्पना करना असंभव सा लगता है। अच्छी सही बात लिखी है लेखक ने कि जहाँ मनुष्य को अपने खुद के जीवन यापन के लिए, पेट भरने के लिए, 2 वक्त के रोटी के लिए मेहनत करनी पड़े, वहाँ व्यक्ति अन्य सुख सुविधाओं का कैसे लाभ उठा सकता है। वहाँ उसे उनके बच्चों को अपने माता पिता की आर्थिक मदद के लिए हाथ बटाना पड़ता है, इसलिए बच्चे काम पर जाते हैं। अगला लिखा हुआ है, दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चों को काम पर जाते हुए देख रहा है या देख रही है, फिर भी कुछ को अटपटा नहीं लगता है। इस उदासीनता क्या कारण है? अब शब्द आता है उदासीनता। उदासीनता क्या होती है? उदासीनता होती है मतलब हम देखकर अनदेखा कर दें या हमें देखने से कोई बात का फ़र्क ना पड़े, इसे उदासीनता कहते हैं। तो इसमें लिखा है इसका उत्तर कि इस उदासीनता के कई कारण हैं। लोग आत्म केंद्रित होने के साथ संवेदनहीन भी हो रहे हैं। आत्म केंद्रित का मतलब होता है केवल खुद से मतलब रखने वाला। संवेदनहीन का मतलब होता है जिसके अंदर से दया करुणा के भाव समाप्त हो गए हो। तो लेखक कहना चाहता है कि मनुष्य खुद से मतलब रखने वाला और दया करुणा के भाव समाप्त करके संवेदनहीन और आत्म केंद्रित बन गया है। तो लोग आत्म केंद्रित होने के साथ साथ संवेदनहीन भी हो रहे हैं। उन्हें सिर्फ अपने काम से मतलब होता है, दूसरों के कष्टों को जानने समझने का प्रयास नहीं करते। लोगों में जागरूकता का भी कमी है। उन्हें पता ही नहीं होता कि पढ़ाई हर बच्चे का मौलिक अधिकार है। वे सिर्फ ईश्वर को बच्चों के भाग का दोष बताते हैं, मतलब ईश्वर को ही बता देते हैं कि ईश्वर का दोष है ना गरीब पैदा करने में। अगला प्रश्न है, बच्चों का काम पर जाना धरती के लिए एक बड़े हादसे के समान है, तो क्यों है? देखिए, बच्चे इस देश का भविष्य हैं। यदि बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते तब हमारे देश की आने वाली पीढ़ी भी पिछड़ी होगी। देश का भविष्य अंधकारपूर्ण होगा। उनके बचपन से उन्हें वंचित रखना अपराध अमानवीय कर्म है। इसलिए बच्चों का काम पर जाना धरती के लिए एक बड़े हादसा के समान है। बिल्कुल सही लिखा है लेखक ने कि बच्चे देश का भविष्य है। यदि वह पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो इस देश का भविष्य क्या होगा? वो पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो उनकी आने वाली पीढ़ी भी पढ़ेगी लिखेगी नहीं,
किसी न किसी कारण से इस देश का भविष्य खराब होता है। इसलिए बच्चों का पढ़ना लिखना अत्यंत अनिवार्य है और उनका यह मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, अगला प्रश्न है, आपके विचार से बच्चों का काम पर क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए, क्या उन्हें क्या करने के मौके मिलना चाहिए? तो इसका उत्तर लिखा हुआ है कि मेरे विचार से बच्चों को काम पर बिल्कुल नहीं भेजा जाना चाहिए। कारण बच्चों की उम्र कच्ची होती है, उनके मन भावुक होते हैं। बचपन खेलने खाने सीखने की उम्र होती है, उन्हें पर्याप्त कोमलता और संरक्षण की आवश्यकता होती है। बच्चों को काम पर भेजना उनके बचपन को छीनना है। इसके चलते वे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित रह जाते हैं, उससे उनका शोषण होता है। इसलिए बचपन में सभी को पढ़ने, खेलने, कूदने का अवसर मिलने के साथ साथ अन्य सुविधाओं भी समान रूप से उपलब्ध होना चाहिए। जी हाँ, यहाँ लेखक ने सही लिखा है कि देखिए बच्चे होते हैं, बच्चों का बचपन से उनका बचपन ना छीने, उन्हें पढ़ने लिखने, खेल कूद में बराबर भाग लेने का अधिकार है। इसलिए हमें उनकी पढ़ाई, उनका जो अधिकार है जिन चीज़ों पर, उन्हें देना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि बच्चों से उनका बचपन ना छीने। बेटा इसके साथ ये पाठ समाप्त हुआ। इस पाठ की PDF और वीडियो संस्कार वैली ऐप पर डली है, वहाँ से आप इन प्रश्नों को PDF के माध्यम से खोल लीजिए और प्रश्नों के उत्तर नोटबुक पर लिखिए। आपकी परीक्षा हमारे लिए अत्यंत अनिवार्य है, आपकी पढ़ाई हमारे लिए अत्यंत अनिवार्य है। धन्यवाद। मैं आपका हिंदी अध्यापक।